हाँ जी बच्चों, आपको जैसे कि मैं चैप्टर करवा रही थी, हम कर रहे थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हम कर रहे थे, है ना। तो अब उसमें मैंने आपको बता दिया था टोटल कॉस्ट क्या होती है। उसमें मैंने आपको फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में जो हम कर रहे हैं वो है एवरेज कॉस्ट क्या होती है। एवरेज कॉस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं औसत लागत। ठीक है, तो एक जब हम चीज़ कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो किसी एक इकाई पे जो आने वाला खर्चा होता है उससे हम कहते हैं एवरेज कॉस्ट। तो देखिए एवरेज कॉस्ट इज़ द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, मतलब जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसकी एक इकाई पे जो आने वाला खर्चा है वो हमारी एवरेज कॉस्ट होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसे हम उत्पादन की इकाई लागत भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन कहें तो कैसे कहेंगे, एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। जब हम टोटल कॉस्ट को आउटपुट से, क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारी बन जाती है एवरेज कॉस्ट। अब जो एवरेज कॉस्ट कर्व है स्टूडेंट्स, बच्चों ये कैसी होती है, ये यू शेप होती है। देखो यहाँ पे मैंने आउटपुट लिया, यहाँ पे मैंने कॉस्ट लिया। ये यू शेप कैसे होती है ये भी आपको बताएंगे। तो देखिए ए सी यू शेप क्यों है, इसका मतलब कि जैसे जैसे हम अपने आउटपुट को इंक्रीज़ करते हैं, स्टार्टिंग में हमारी जो कॉस्ट है बिगिंस टू फॉल, ये गिरनी शुरू हो जाती है, लेकिन एक लिमिट के बाद ये फिर राइज करनी स्टार्ट कर देती है। तो देखिए इट शोज़ दैट विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जब हम उत्पादन को बढ़ाते हैं, इनिशियली ए सी बिगिनस टू फॉल, स्टार्टिंग में ए सी जो है वो गिरनी शुरू हो जाती है, बट आफ्टर अ लिमिट इट बिगिन टू राइज, लेकिन बाद में ये बढ़नी शुरू हो जाती है। ये क्या कारण है, अभी आपको ये टेबल और डायग्राम दोनों एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए अब आते हैं शॉर्ट पीरियड में एवरेज कॉस्ट, जिसको एसी से लिखते हैं, इसके कंपोनेंट्स। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों, एक होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट, एक होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि आपने टोटल कॉस्ट में पढ़ा था कि टोटल कॉस्ट भी देखो दो से बनती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो वैसे ही फिक्स कॉस्ट की एवरेज फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की जगह अब आ जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जिससे कि मैंने AFC और AVC से लिख दिया। अब देखिए शॉर्ट पीरियड में जो एवरेज कॉस्ट है वो किसका सम होती है, टोटल होती है, दोनों को जोड़ने से बनती है एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। सबसे पहले आता है एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक इकाई पे जो फिक्स खर्चा आने वाला है उसको जब हम निकालेंगे तो वो बन जाएगी AFC। इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, जब हम टोटल फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारी बन जाती है एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आउटपुट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है, जैसे फिक्स कॉस्ट आपने पढ़ाई है पीछे 10 आपकी फिक्स रहती है शॉर्ट पीरियड में। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने हैं तो क्या करेंगे, इस फिक्स कॉस्ट को इस आउटपुट से डिवाइड करते जाएंगे। ऐसे आपको टेबल एग्जाम में कंप्लीट करने के लिए भी आ जाती है, तो आपने ध्यान रखनी है। तो 10 को 1 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये आपकी आ जाएगी एवरेज फिक्स कॉस्ट। देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट के जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है एवरेज फिक्स कॉस्ट भी डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन ये देखो ज़ीरो कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमारी कभी भी ज़ीरो नहीं होती, ये हमेशा फिक्स ही रहती है। अगर हम इसे डायग्राम के थ्रू पढ़ें तो देखिए मैंने आउटपुट लिया, ये कॉस्ट लिया, ये मैंने पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली जब पॉइंट्स ड्रॉ किए तो देखिए AFC इस शेप में बनेगी, नीचे की ओर गिरेगी लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, लेकिन ये एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कभी ज़ीरो नहीं होती। इस शेप को हम बोलते हैं बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये आपको पेपर में बहुत बार आता है कि AFC की शेप बताइए क्या होती है। एक AFC ऐसी कर्व है, कॉस्ट कर्व है, जो यू शेप नहीं होती, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप की होती है। अब देखिए दिस टेबल शोज दैट एज अ प्रोडक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा AFC गोज ऑन डिक्रीजिंग, हमारी AFC कम होती जाएगी, बट इट विल नेवर बी ज़ीरो, लेकिन ये ज़ीरो कभी भी नहीं होगी। अब देखिए डायग्राम में अगर हम देखें AFC कर्व शो स्लोप डाउनवर्ड, इसका स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है टू द राइट की तरफ। इट शोड दैट दिस कर्व विल टच OX एक्सिस, ये OX एक्सिस को ऐसे हमें नज़र तो आता है कि टच करेगी, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज AFC कैन नेवर बी ज़ीरो, क्योंकि AFC कभी ज़ीरो नहीं होती, बिकॉज FC इज़ नेवर ज़ीरो, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कभी ज़ीरो नहीं होती। नेक्स्ट आती है बच्चों एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, AVC जिसे हम बोलते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी। देखिए आपने पीछे ये टेबल की थी, 1 से 8 तक आउटपुट लिया, ये VC हमने बनाई थी, मैंने आपको बताया था कैसे बनाएंगे, पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ाएंगे फिर इंक्रीजिंग से बढ़ाएंगे। तो देखो पहले 8 बढ़ाई,
फिर 6 बढ़ाई, फिर 4 बढ़ाई, फिर 4 बढ़ाई, फिर 6, फिर 8, फिर 16, इस तरह से। अब AVC कैसे निकालेंगे? VC को हम आउटपुट से डिवाइड करते जाएंगे। 10 को 1 से किया, 18 को 2 से किया, 24 को 3 से किया, ये आपकी AVC आ गई। अगर आप AVC को टेबल के थ्रू देखें तो देखो पहले कम हो रही है, फिर एकदम से बढ़ना शुरू कर देती है। तो AVC की जो शेप है वो भी आपकी U शेप होती है। वैसे इसको V शेप भी बोलते हैं, लेकिन ये U शेप में होती है। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाते जा रहे हैं, AVC जो है पहले कम होती है। देखो 10, 9, 8, 7, 6.4, एकदम से 6.3 के बाद 6.6 हो गई, फिर 7 हो गई। तो AVC भी हमारी U शेप होती है। AVC इज ऑल्सो U शेप, ये भी U शेप होती है। इट मीन्स एज आउटपुट इंक्रीजेज, इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है AVC फॉल्स, AVC गिरती है। बट रीचिंग द मिनिमम, लेकिन एक मिनिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद, ये मिनिमम पॉइंट है, इट बिगिन्स टू राइज, ये बढ़ना शुरू कर देती है। इट इज़ U शेप। ये U शेप क्यों होती है बच्चों? पेपर में कई बार आता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, क्योंकि इस पर घटते बढ़ते अनुपात का नियम लगता है। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, पेपर में MCQs में कई बार आता है कि बताओ शॉर्ट पीरियड में हमारी जो कोस्ट कर्व्स हैं वो U शेप क्यों हैं? तो उनका रीज़न यही है बच्चों कि वो इसी वजह से, क्योंकि उनमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है। अब देखिए नेक्स्ट आता है AC इज़ द सम ऑफ AFC एंड ABC। अभी हमने पढ़ा कि AC कैसे बनती है, AFC और ABC को जोड़ने से बनती है। तो हम इसको डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ क्या बनाई, AFC बनाई, AVC अभी हमने पढ़ी थी U शेप होती है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो AC बनेगी, पहले गिरेगी, फिर AFC तो गिर रही है, लेकिन AVC ने बढ़ना शुरू कर दिया तो AC भी ऊपर बढ़नी शुरू हो जाएगी। या इसको हम इस ढंग से भी डायग्राम को बना सकते हैं। बेटा देखो ये AFC मैंने बनाई, नीचे की तरफ आ रही है, AVC मैंने ऐसे बनाई। अब यहाँ इनका मिनिमम पॉइंट है AVC का, वहीं पे AC का मिनिमम पॉइंट होगा, पहले गिरेगी और फिर ये बढ़ना, मिनिमम पॉइंट पे आने के बाद ये बढ़ना शुरू कर देगी। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको लॉन्ग आंसर्स में, 4 मार्क्स के शॉर्ट आंसर्स में आ जाता है। वाई इज़ SCC कर्व U शेप? जो हमारी शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट कर्व है ये U शेप क्यों होती है? तो देखो इसके क्या कारण है। फर्स्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ AFC एंड AVC, कि ये AFC और AVC के मिलाने से बनती है। AC जो सम है वो किसका है? AFC और AVC का। एज द प्रोडक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा AFC गोज ऑन फॉलिंग। आपने अभी देखो यहाँ किया ना, AFC तो गिरना शुरू कर देगी जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा। AVC फॉल्स इन स्टार्टिंग, AVC देखो शुरू में तो गिरती है, यहाँ पे देखो शुरू में गिर रही है ना, बट एज AC ऑल्सो फॉल्स इन स्टार्टिंग, तो AC भी गिरेगी। हैविंग रीच्ड इट्स मिनिमम पॉइंट इट बिगिन टू राइज, लेकिन जब मिनिमम पॉइंट आएगा AVC बढ़ेगी तो AC भी क्या करेगी? बढ़ना शुरू कर देगी। तो ये इसका एक मेन फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट देखिए आता है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि इस पर घटते बढ़ते अनुपात का नियम लागू होता है, इसीलिए भी AC हमारी U शेप होती है। इन द बिगिनिंग, शुरू में, व्हेन विद फिक्स्ड फैक्टर वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड, जब हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को लगाते हैं, देन फिक्स्ड फैक्टर इज यूज्ड मोर एफिशिएंटली, तो जो स्थिर साधन है उसका अच्छे से प्रयोग होने लग जाता है। एज अ रिजल्ट, जिसके कारण एवरेज कॉस्ट बिगिंस टू फॉल, जो हमारी AC है वो गिरना शुरू कर देती है। व्हेन फिक्स्ड फैक्टर इज यूज टू इट्स फुल कैपेसिटी, जब स्थिर साधन को हम उसकी पूरी क्षमता से प्रयोग करते हैं, द प्रपोर्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर बिकम डिफेक्टिव। अब जो उन दोनों के बीच में, स्थिर और परिवर्तनशील साधन है, उनके बीच में जो अनुपात है वो दोषपूर्ण होने लग जाता है, उसमें गड़बड़ होने लग जाती है। सो एवरेज प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर बिगिन टू डिमिनिश, तो इसीलिए जो हमारा वेरिएबल फैक्टर का जो एवरेज प्रोडक्शन है वो क्या होता है? कम होना स्टार्ट हो जाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और इंक्रीजिंग कॉस्ट, तो क्या होता है? घटते प्रतिफल के नियम, या फिर हम कहेंगे कि हमारी इंक्रीजिंग कॉस्ट, हमारी लागतें बढ़ने लग जाती हैं, इट बिगिंस टू ऑपरेट, शुरू हो जाती हैं, एंड AC कर्व स्टार्ट राइजिंग अपवर्ड, और हमारी AC जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। थर्ड पॉइंट देखो बच्चों आता है बेसिस ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज, हमें कई आंतरिक बचते और कई आंतरिक हानियाँ भी होने लग जाती हैं जो इनका आधार बनती हैं। व्हेन इन द शॉर्ट पीरियड, जब अल्पकाल में एक फर्म अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, देन ड्यू टू इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, तो क्योंकि फिक्स फैक्टर हमारा अविभाज्य है, हम उसको बांट नहीं सकते, द फर्म एन्जॉय वेरियस इंटरनल इकोनॉमीज, एक फर्म को बहुत सारी बचतें होती हैं, आंतरिक बचतें होती हैं। सो AC बिगिन टू फॉल, तो खर्चे शुरू में कम होंगे, AC गिरनी शुरू हो जाएगी, एंड मूव्स डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ आएगी। बट आफ्टर अ गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन उत्पादन के एक दिए हुए स्तर के बाद,
द फर्म फेसेस डिसइकोनॉमीज, एक फर्म को हानियाँ होने लग जाएंगी। सो AC बिगिन टू राइज, अब AC क्या हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी, एंड मूव अपवर्ड, और ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। तो ये इसके हमने 3 कारण पढ़े। सो AC इज़ यू शेप, इसीलिए AC यू शेप होती है इन शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड में। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, एट फर्स्ट, पहले तो दिस कर्व फॉल, पहले ये कर्व गिरेगी, एंड आफ्टर रीचिंग द मिनिमम पॉइंट आने के बाद इट बिगिन टू राइज, ये बढ़नी शुरू हो जाएगी। इंक्रीजिंग रिटर्न इम्प्लाई डिक्रीजिंग कॉस्ट, अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो रहे हैं इसका मतलब हमारे खर्चे कम हो रहे हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स हो रहे हैं मतलब हमारे खर्चे कांस्टेंट हैं, और डिक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब क्या है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। सो AC कर्व फॉर्म्स यू, इसीलिए AC कर्व की शेप यू होती है, पहले डिक्लाइनिंग, फिर स्टेबलाइजिंग, और फाइनली वो राइज करती है। किस कारण से, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो हमारे घटते बढ़ते प्रतिफल हैं उन नियमों के कारण। तो बच्चों यहाँ तक ये टॉपिक आपका आज इस वीडियो में ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट क्या है, AC और MC में रिलेशन क्या है, और हम इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। थैंक यू।